नमस्कार, आदाब, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनिल कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, आज आपसे पूछना चाहूँगा कि मोदी जी का भाषण जब भी मैं सुनता हूँ, ज़्यादातर वो अपने भाषण में एक चीज़ पर बड़ा ज़ोर देते हैं कि भारत जल्दी ही 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन एक तरफ उनके एक मंत्री जी जो कि पार्लियामेंट एक डेटा पेश करते हैं कि भारत के इतने हज़ार, इतने लाख लोगों ने जो है नागरिकता छोड़ दी है और वो दूसरे देशों में बस गए हैं। और ज़ाहिर-सी बात है ये वो लोग हैं जो बड़े रिच फैमिली हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं और वो भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यहाँ उठता है कि फिर भारत की अर्थव्यवस्था में मदद कौन करेगा? कौन से उद्योगपति होंगे? क्या वो सिर्फ़ 1 या 2 लोगों के हाथ में कमान होगी? क्योंकि मोहन भागवत जी ने भी इसका ज़िक्र किया अपने भाषण में, जो कि हर साल वो दशहरे के दिन भाषण देते हैं। उन्होंने भी ये चीज़ दोहराई कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो कौन पैसा लगाएगा जब भारत के नागरिक ही देश छोड़ के जा रहे हैं? मोदी जी जो है दूसरों के नारे लेकर लोगों को सब्ज-बाग दिखाते रहते हैं। मुझे याद है राणा अयूब जो कि यस बैंक के चेयरमैन थे, जो जेल में भी हैं, ईडी भी उनकी अब जाँच कर रही है और उनका यस बैंक जो है वो रिज़र्व बैंक ने जो है दूसरे कब्जे में ले लिया है। तो उसने एक फिक्की की कॉन्फ्रेंस में एक ख्वाब दिखाया जो इन्वेस्टर्स को हर बैंक वाला दिखाता है, कि भारत जो है बड़ी जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के बाद भारत जो है दुनिया में, एशिया में एक बड़ी ताकत। मोदी जी ने जी। वहाँ से वो नारा लिया और उन्होंने 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये कहना शुरू कर दिया कि 2024 में भारत जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। अब 5 ट्रिलियन की जी। इकोनॉमी जो है एक बड़ा लुभावना नारा है। हर आदमी चाहता है कि उसका देश तरक्की करे। कोई आदमी घर में कहे अपने बच्चों को जी। कि मैं मर्सिडीज़ बेंज खरीदने वाला हूँ या लुटियन ज़ोन में बंगला खरीदने वाला हूँ, तो सब लोग खुश होंगे और कहेंगे कि हाँ जी, ये अच्छे सपने हैं। लेकिन सपने देखने पे तो कोई रोक नहीं है। तो ये है कि मोदी जी ने उस सपने को लिया और बेचना शुरू किया। जब उन्हें लगा कि ये सपना जो है फर्जी निकलेगा, इससे कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने अब लाल किले से ये कहा 15 अगस्त को कि भारत जो है जल्दी ही अगले साल ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में क्या है कि दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था जो है, वो सब लोग जानते हैं कि वो अमेरिका है। दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो है चीन की है और बीच में जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम इनकी इकोनॉमी बीच में आती रहती है और भारत की इकोनॉमी जो है उसके बाद आती है। तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2024 में। तब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये आदमी जो है पॉलिटिक्स भी नहीं जानता और ये अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं जानता, इसे इकोनॉमिक की समझ नहीं है। अब जो है फिक्की ने एक सर्वे किया और फिक्की का जो इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे है, वो बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय 6.3% की दर से बढ़ रही है। और स्टैंडर्ड पुअर जो दुनिया की एक बड़ी संस्था है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे वगैरह करती है, उसने कहा है कि भारत 2030 में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी पहली अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका रहेगा, दूसरी चीन रहेगा और तीसरी अर्थव्यवस्था जो है भारत बनेगा 2030 में। इसका मतलब हो गया कि 2024 के चुनाव में नहीं बनेगा, 2029 के चुनाव में नहीं बनेगा, उसके बाद बनेगा। तो जी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि मोदी जी जो बड़े-बड़े हसीन सपने दिखाते हैं मुंगेरी लाल के, वो जनता को सिर्फ सपने दिखाने की बात है, सब्ज-बाग है। ज़मीनी धरातल पर ये सच्चाई नहीं है। आज ज़मीनी धरातल पर सच्चाई ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि जो नागरिक होते हैं, उनकी जो इनकम होती है, उसको अगर उनकी जनसंख्या से गुणा कर दो, तो देश की जीडीपी बन जाती है और देश की जीडीपी को नागरिकों की संख्या से भाग दे दो, तो उनकी पर कैपिटा इनकम बन जाती है। भारत इस समय दुनिया में व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति आय की जो सूची है, उसमें 128वें नंबर पर है। 128वें नंबर पर होने की वजह से जो लेकिन हमारी जनसंख्या जो है 144 करोड़ से ज़्यादा हो गई, 145 करोड़ होने जा रही है। तो वो जो है उसका कुल जोड़ जो है, वो ये बताता है कि हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, लोगों के पास ताकत नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे एक शेर को चुनो, एक शेर का वज़न तोलो और 10 लाख चूहों का तोलो। तो 10 लाख चूहों जी। का वज़न जो है उस शेर से ज़्यादा होगा, लेकिन चूहे ये नहीं कह सकते कि हम शेर से ज़्यादा ताकत। अब जो आपने कहा कि लोग जो है बड़ी तेज़ी से विदेशों में जा रहे हैं,
तो उसका जो आंकड़ा अभी आया है वो ये बताता है कि जनवरी 2018 से लेकर जून 2023 तक तकरीबन 8.4 लाख लोगों ने, भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है और वो विदेशों में बस गए हैं, वहाँ के नागरिक बन गए। जी। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, एक तो गांधी ने चलाया था और वो ये था कि भई अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है देशवासियों ने चला रखा है और देशवासियों ने चला रखा है तो उनकी जो सूची आती है, उससे पता चलता है कि नंबर 1 पर जो है लोगों की पसंद जो है वो अमेरिका का नागरिक बनना है। दूसरे नंबर का देश जो है वो उनके लिए कनाडा है। तीसरे नंबर का देश जो ऑस्ट्रेलिया है और इस तरह आप देखेंगे यूके जो है चौथे नंबर। तो ये सारी जो स्थिति है वो ये बताती है कि भारत के लोग जो देश छोड़ रहे हैं, वो लोग हैं जो कि देश के सबसे ऊँचे तबके के लोग हैं, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के 2% लोगों में आते हैं, जिन्होंने पैसा जी। भी कमाया है और देश में वो विदेशों में नए अवसर के लिए, घूमने के लिए या और कारणों से भी जाते हैं और दूसरा वो इसलिए भी बच जाते हैं कि देश में कानून जो है, वो उनको पूरी तरह से आश्वस्त नहीं करता कि उनके साथ न्याय होगा। ईडी से डरकर, जीएसटी से डरकर, एनआईए से डरकर, इनकम टैक्स से डरकर और दूसरे कानूनों से डरकर भी लोग जो है विदेशों की शरण ले रहे हैं और वहाँ के नागरिक बन रहे हैं। और ये जो लोग नागरिक बनते हैं, ये फ्री में नहीं बनते, ये अपनी प्रतिभा के बल पे नहीं बनते, ये वहाँ पैसा ले जाते हैं, ये कैश देते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। किसी देश में 5 करोड़, किसी में 10 करोड़, ये लोग पैसा ले जाते हैं और अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर हम ये कहें कि पैसा देकर नागरिकता लेने वाले अगर 4.5 लाख लोग हैं, तो 4.5 लाख लोगों को अगर आप 10 करोड़ से गुणा करेंगे, तो आप समझिए देश का कितना पैसा विदेश चला गया। देश खोखला हो रहा है और लोग विदेशों में जाकर जो है बस रहे हैं और वो ये मानते हैं कि देश में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं। अगर किसी देश में नागरिक का भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार की अक्षमता है, सरकार उनको विश्वास नहीं दिला पाती और आज जिस भाषण का आप जिक्र कर रहे हैं, जो मोहन भागवत ने दशहरे के दिन दिया, उन्होंने एक बड़ा जी। विचित्र भाषण दिया। वो भाषण ऐसा नहीं लगता कि आरएसएस के संघ संचालक का है। वो मुझे लगता है कि जैसे राहुल गांधी वो भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी की पूरी जो मोहब्बत की दुकान की थीम है, वो आरएसएस की ज़बान पर आ गई। अब जो मोहन भागवत हैं, उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, प्रायोजित हिंसा है। आप समझिए कि मई से ये हिंसा वहाँ चल रही है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने हो गए और देश का जो सरकार चलाने वाला संगठन है आरएसएस, उसका सबसे जी। बड़ा आदमी जिसको जेड प्लस सुरक्षा मोदी जी ने दे रखी है, वो दशहरे के दिन कहता है कि वहाँ पर प्रायोजित हिंसा चल रही है। प्रायोजित हिंसा का मतलब ये है कि सरकार अभी तक ये नहीं ढूँढ पाई है कि वो हिंसा जो है कौन लोग कर रहे हैं। एनआईए उसकी जाँच कर रहा है, नहीं, तो अगर सीबीआई आरएसएस इस बात को कह रहा है कि मणिपुर में प्रायोजित है, तो कहीं से तो कोई लीड मिली होगी ना उसे, वो किस बेस पे कह रहा है? अरे भाई साहब, मैं आपकी बात को और दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जी। या तो हम ये मान लें कि हमारी सीआईए की तर्ज वाली जो सीबीआई है वो बेकार है, या हम जी। मान लें एनआईए बेकार है, या हम ये मान लें कि देश की सारी सुरक्षा एजेंसियां बेकार है, रॉ बेकार है। अगर विदेश से लोग आ रहे हैं, अगर ये विदेशी लोगों का षड्यंत्र है, तो रॉ क्या कर रहा है, एनआईए क्या कर रहा है? तो सरकार जो है अभी तक ये नहीं ढूंढ पाई कि ये हिंसा शुरू क्यों हुई। केंद्र सरकार को चाहिए था कि 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी वहां जाते, सबसे बात करते और सबसे बात करने के बाद वो जो है ये तय करते कि भई इस हिंसा की वजह क्या है? दूसरा, ये हिंसा कैसे रुक सकती है? हिंसा अभी तक रुकी नहीं है। मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि जब वहां पर नॉर्मलसी आती है, अचानक कुछ लोग जो है ऐसे हादसे कर देते हैं, जिससे कि पूरी व्यवस्था और शांति की जो प्रक्रिया है, वो अस्त-व्यस्त हो जाती है। तो आखिरकार ये लोग कौन हैं? ये लोग अगर आप नहीं जानेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी और ये लगेगा कि सरकार जो है अक्षम लोगों के हाथ में है। पहले कुछ लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये चीन फैला रहा है। तो सेना प्रमुख ने कहा कि चीन का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं है। फिर ये कहा म्यांमार के लोग फैला रहे हैं, फिर ये आया कि म्यांमार के लोगों का कोई हाथ नहीं है। तो आखिर ये हिंसा फैला कौन? दूसरा, मोहन भागवत ने जो दूसरी बात कही वो ये कही कि जो लोग अफ़वाह फैलाते हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। अब दुनिया में जो सबसे बड़ा अफ़वाह फैलाने वाला संगठन है, जिसे हम कहते हैं र्यूमर मॉन्गर्स फैक्ट्री, वो तो खुद आरएसएस है। जी, जी। आरएसएस देश में जो है अफ़वाहें फैलाती है
और फैलाती नहीं, इस बखूबी फैलाती है। वो ये तय करती है, वो देखती है कि उसकी अफवाहों का कितना असर है। गणेश जी को दूध पिला दिया और ये कह दिया जी हमने जो है गणेश जी इतने महान हैं कि वो दूध पी रहे हैं, और लोग जो है पागलों की तरह मंदिरों में दूध की रोटियाँ लेके चले गए। तब भी हमने कहा कि ये जो है फर्जी खबर है, क्योंकि जो भौतिकी के सिद्धांत हैं, जो अट्रैक्शन है, ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, उसके उल्लंघन है, उसके लिए साधारण सी बात है। उसके बाद इन्होंने जो है चोटी कटवा लिया है, तो लोगों की चोटी काट रहे हैं। फिर कभी ये जो है मोदी जी भी उसी संगठन के हैं, तो उन्होंने कहा कोरोना भगाने के लिए जो है आप ताली बजाओ, ढोल बजाओ, थाली बजाओ, दिए जलाओ और इस तरह की बात करो। और इनके जो ज्योतिषविद हैं, कई लोग आए पर्दे पे और उन्होंने कहा मोदी जी ने जो किया है इसका साइंटिफिक आधार है। यानी अपनी बेवकूफ़ी के लिए भी, अवैज्ञानिकता के लिए भी वैज्ञानिक आधार ढूँढ के ले आते हैं और जनता को मनवा लेते हैं। तो ये जो काम है, ये आरएसएस करता है और आरएसएस हर बार जो है अपनी ताकत को जानना चाहता है कि हमारी जो अफ़वाह फैलाने की मशीनरी है, वो ठीक है या नहीं है, उसकी ट्यूनिंग ठीक है कि नहीं है, उसकी फ़िटनेस है कि नहीं है। अब जो है वो कह रहे हैं कि अफ़वाहों को नहीं सुनना, अफ़वाहों को नहीं मानना, सब लोग जो है एक देश है, हम सब एक हैं। और उन्होंने भी मोदी जी का भाषण या मोदी जी ने उनका भाषण पढ़ा, क्योंकि सुबह जो है भाषण हुआ वो मोहन भागवत का, तो मैं कहूँगा कि जो मोहन भागवत ने भाषण दिया और मोदी जी ने उसे भी दोहरा दिया रामलीला में कि हमें जो है जातिवाद और क्षेत्रवाद से सावधान रहना है। तो मैंने कल भी कहा था कि पहले जो ये होता था कि हम लोग ये सुनते थे कि हमने धर्म और जाति की राजनीति से बचना है। तो धर्म की राजनीति तो ये कर ही रहे हैं। तो धर्म की राजनीति का अपना झंडा उठाए हुए अब ये जातिवाद को गलत मानते हैं। जबकि आरएसएस वो संगठन है जो जातिवाद का समर्थक है, जो छुआ-छूत का समर्थक है, जिसने जो है डॉक्टर अम्बेडकर को हमेशा ये कहा कि ये दलितों के पक्ष में जो बोलते हैं, ये गलत है। और आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि एक अरुण शौरी इनके एक आरएसएस के आइडियोलॉग होते थे, इंडियन एक्सप्रेस के पहले एडिटर थे। उन्होंने तो लिखा कि ये जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं, ये झूठे देवता हैं। उनकी किताब है, मोटी किताब उन्होंने निकाली थी और उसमें उन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उनकी सारी बातों को एक गलत सिद्ध करने की कोशिश की और ये बताया कि वो जातिवादी राजनीति की व्यवस्था को बढ़ाने वाले थे। अब इसी में जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि हिंदुस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हैं, डीवाई चंद्रचूड़, अभी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पर उन्होंने मैसाचुसेट्स में जो भाषण दिया, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के काम पे दिया। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा को खत्म करने के लिए हम कानून का सहारा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस कानून का सहारा लेकर भी जातिवाद और लोगों के हकों को खत्म करते हैं। सदियों से लोगों के जो जीवन है, उसे अमानवीय बनाया गया। उसके लिए जो है तर्क गढ़े गए और वैज्ञानिक तर्क, और ये समझिए कि आप जो है उन्होंने कानून के सहारे लिए। तो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ ने भाषण में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि एक खराब संविधान को भी अगर लोग अच्छे हैं, तो वो उसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं और एक अच्छे संविधान को अगर लोग बुरे हैं, तो उसके नतीजे भी बुरे आएँगे। तो इसके बारे में मुझे पोप पॉल का एक बहुत फ़ेमस कपलेट है, 2 पंक्तियाँ हैं जो पोप पॉल 4th की है, तो वो ये थी कि उन्होंने लिखा था एक जगह कि फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट्स फूल कंटेस्ट। तो पोप जॉन पॉल ने ये कहा कि सरकार के लिए सरकार का स्वरूप क्या हो, इसके लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सरकार जो है साम्यवादी भी हो सकती है, समाजवादी भी हो सकती है, पूंजीवादी भी हो सकती है, राजशाही भी हो सकती है। लेकिन किस तरह के लोग उसे चलाते हैं, क्योंकि एक राजशाही अगर अच्छे तरह से चलाई जाएगी, तो वो आदर्श राजशाही हो जाएगी और अगर उसे तानाशाह तरीके से चलाओगे, तो वो एक गलत हो जाएगी। तो जो भारत के संविधान के बारे में पोप जॉन पॉल ने 1965 में कहा था, वही बात जो है एक तरह से भारत के जो प्रधान न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा और उन्होंने ये कहा कि हमें जो संविधान मिला है, वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है और उसको देने का योगदान जो है भारत की संविधान सभा को है, डॉक्टर अम्बेडकर को है और इसीलिए जो सारी बात है, उन्हों का जो कहने का लुब-ओ-लुभाव था, वो ये था कि हमारे आज के नेता वो संविधान की अच्छाई के बावजूद भी गलत तरीके से सरकार चला रहे हैं और गलत तरीके से सरकार चलने की वजह से हमारा संविधान जो है संघर्ष कर रहा है और जो गरीब, पीड़ित और
पिछड़े हुए लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको पूरा न्याय नहीं मिल रहा। और इसका मतलब ये हुआ कि आज के समय में अगर 9 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, आरएसएस के समर्थन से चल रही है, हिंदुत्ववादी संगठनों की सरकार चल रही है, तो उस पर भी उन्होंने बिना कहे एक टिप्पणी कर दी कि देश के प्रधान न्यायाधीश का मानना है कि सरकार चलाने वाले लोग अक्षम हैं, अकुशल हैं, वो बुरे लोग हैं और संविधान को हर हाल में गलत सिद्ध करना चाहते हैं। और ये दूसरी तरह इसलिए भी सिद्ध होता है कि जिस तरह से सरकार आए दिन कानूनों को बदल देती है। कभी कहेंगे आईपीसी को बदलना है, कभी कहेंगे सीआरपीसी को बदलना है, कभी कहेंगे हमें एविडेंस एक्ट बदलना है, कभी कहेंगे फलाना एक्ट बदलना है। हम वो उसका मतलब ये है कि ये सिर्फ जो कानून बदलने में अपनी ताकत और मेहनत और बुद्धि लगा रहे हैं, उससे कानून का और बंटा-ढार हो रहा है और इनके मन में वंचित तबके जो हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको सदियों से शूद्र कहते हैं हम लोग या ये कहते हैं कि वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उनको न्याय नहीं मिला, तो सरकार का ध्यान जो है न्याय दिलाने में नहीं है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें जो है जिस संविधान को मिला है, उसकी रक्षा करनी है। और अगर भारत का प्रधान न्यायाधीश अमेरिका में जाके कहता है कि हमें भारत के संविधान की रक्षा करनी है। आप सोचिए अगर यही बात जो है राहुल गांधी ने कही होती, तो ये सारे लोग कपड़े फाड़ रहे होते अपने, कि राहुल गांधी ने देश के संविधान की बेइज्जती कर दी। अब जो है भारत के जो प्रधान न्यायाधीश हैं, उन्होंने ये बात कही है, तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ने भी जो बातें कही थी, वो सच्ची थी, खरी थी और वक़्त की कसौटी पर वो आने वाले समय पता चलेगा कि कितनी सही थी, कितनी गलत। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने आज उस जुमले को जिसके सारे शायद 2024 जीतने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार, उसका भी एक तरह से एनालाइज़ किया और उसमें बहुत कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं कि एक तरह से झूठ गढ़ा जा रहा है ताकि लोगों को फिर से गुमराह किया जा सके कि 5वीं बड़ी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन रहे हैं, 5 ट्रिलियन की बन रहे हैं। तो सर ने जैसे कहा कि ज़्यादातर लोग तो भारत की नागरिकता छोड़ ही रहे हैं, तो फिर कौन हेल्प करेगा? नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर हम जिनसे मुलाकात कराएँगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।